नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय ऊष्मागतिकी को जारी रखेंगे और इसके भाग 2 को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम को समझेंगे और उसके बाद ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य किसे कहते हैं इसे भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम को समझते हैं। दोस्तों, इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। माना कि दो निकाय A व B रुद्धोष्म दीवार से अलग हैं। इनमें से प्रत्येक एक तीसरे निकाय यानी कि C से एक सुचालक दीवार द्वारा संपर्क में है। अब इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि निकायों की अवस्थाएं तब तक परिवर्तित होंगी जब तक A व B दोनों निकाय C के साथ तापीय साम्य में नहीं आ जाते हैं। इसका मतलब यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी यानी कि एक दूसरे भी तापीय साम्य में होते हैं। इसे ही ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम कहते हैं। शून्य कोटि नियम को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जब दो निकाय A और B लिए जाते हैं, दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय C के साथ यदि साम्य अवस्था में हैं, तो निकाय A और B भी उसमें साम्य में होंगे। दोस्तों, शून्य कोटि नियम से यह संकेत मिलता है कि जब दो निकाय A व B एक दूसरे से तापीय साम्य में होते हैं तो ऐसी कोई भौतिक राशि होती है जो दोनों निकायों के लिए समान मान रखती है। दोस्तों, यह ऊष्मागतिक चर होता है जिसका मान तापीय साम्य वाले निकायों के लिए समान होता है, जो ताप कहलाता है। दोस्तों, ताप को हम T द्वारा निरूपित करते हैं। शून्य कोटि नियम को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि A और B साम्यावस्था में तीसरे निकाय यानी कि C से अलग है तो TA बराबर TC यानी कि टेम्परेचर ऑफ A बराबर टेम्परेचर ऑफ C। यहाँ पर T निकाय के ताप को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह होगा दोस्तों कि TA बराबर TC यानी कि निकाय A का ताप बराबर निकाय C का ताप हो जाएगा, अर्थात निकाय A और B स्वयं भी तापीय साम्य में होंगे। आइए दोस्तों, ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब दो पिंड ऊष्मीय संपर्क में लाए जाते हैं तो इससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। ऊष्मा उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जब ताप समान हो जाते हैं तो प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पिंड तापीय साम्य में होते हैं, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जब ताप समान हो जाते हैं तो प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पिंड तापीय साम्य में कहलाते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को समझते हैं जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को समझना कठिन नहीं है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा अणुओं की स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई है। ऊष्मागतिकी में किसी निकाय में अंतर्विष्ट यानी कि में शामिल ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को हम कैपिटल U से दर्शाते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है तब जब ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो। दूसरा,
निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया गया हो, और तीसरा निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता हो। इस परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। दोस्तों, ऊष्मा और कार्य दो भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनसे ऊष्मीय निकाय की स्थिति परिवर्तित होती है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डेल्टा यू निकाय में आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है। अब समीकरण कुछ ऐसा होगा, डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, जहां डेल्टा यू का मतलब होता है U2 माइनस U1, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब दोस्तों, यहाँ Q कार्य को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है और W निकाय पर किया गया यांत्रिक कार्य को दर्शाता है। दोस्तों, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में किन परिस्थिति में परिवर्तन किए जा सकते हैं, आइए इसे हम कल्पना करते हैं और चित्र से समझते हैं। दोस्तों, चित्र के अनुसार किसी निकाय में दिए गए द्रव्यमान की एक गैस है जो एक सिलेंडर में भरी है जिसमें गतिशील पिस्टन है। अब क्या होता है दोस्तों कि गैस की अवस्था तथा इस प्रकार की उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित करने के दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम तो यह होता है कि सिलेंडर को उस पिंड के संपर्क में रखे जो गैस की अपेक्षा उच्च ताप पर है, इससे गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाए, अर्थात निकाय पर कार्य किया जाए। इस स्थिति में भी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। निसंदेह ये दोनों बातें विपरीत दिशा में भी संभव होती है। इसी प्रकार गैस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दे सकती है और परिवेश पर कार्य कर सकती है। संक्षेप में, ऊष्मा और कार्य दो भिन्न भिन्न विधियां हैं। इस प्रकार किसी दी हुई अवस्था में गैस में ऊष्मा की कुछ मात्रा होती है, उतना ही निरर्थक है जितना कि यह प्रकथन है कि किसी दी हुई स्थिति में गैस में कुछ कार्य निहित होता है। इसके उल्टा किसी दी हुई अवस्था में गैस में आंतरिक ऊर्जा की कुछ मात्रा होती है। तो इस प्रकार निकाय को एक निश्चित मात्रा की ऊष्मा दी गई है या निकाय द्वारा एक निश्चित मात्रा का कार्य किया गया हो, यह पूर्णतः अर्थपूर्ण प्रकथन है। इसका मतलब संक्षेप में, ऊष्मा व कार्य ऊष्मागतिकी में स्थिति चर नहीं होते हैं। ये किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण की विधियां होती है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम को समझा। उसके बाद ऊष्मा क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं तथा कार्य क्या होता है, इसे भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक 2 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।